हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रोजगार विद अंकित सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो देखिए, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 तक चला था। ठीक है। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कार्नवालिस था। कौन था? कार्नवालिस था। ठीक है। और यह तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी। कौन सी संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है। मैंगलोर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 तक चला था। इसको रोकने के लिए मैंगलोर की संधि की गई थी। ठीक है। इसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। ठीक है। हैदर अली की मृत्यु हुई थी। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? इस समय गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष भी थे। पहले पारसी अध्यक्ष थे। ठीक है। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का बायो वृद्ध। ठीक है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है। आगे चलें। तीसरा क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1815 में। किसने की थी? तो ये राम मोहन राय ने की थी। किसने? राम मोहन राय ने। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये अकबर द्वितीय ने। किसने? अकबर द्वितीय ने। ठीक है। आगे चलें। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे? 1857 के संग्राम के नेता कौन थे इलाहाबाद में? तो ये मौलवी लियाकत अली थे। कौन थे? मौलवी लियाकत अली। नाना साहब और तात्या टोपे, नाना साहब और तात्या टोपे, इन्होंने कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है। आगे चलें। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ईंटों का अलंकरण कहां से मिला है? तो कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से। कालीबंगा से और क्या क्या मिला है? तो यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहां से काले रंग की चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। काले रंग की चूड़ियां यहां से मिली हैं। ठीक है। चन्हूदड़ों से क्या मिला है? चन्हूदड़ों से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। ठीक है। यहां से लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं। लिपस्टिक के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। ठीक है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह यहीं से मिले हैं। क्या मिले हैं? पद चिन्ह। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह भी चन्हूदड़ों से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? यहां से नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। ठीक है। यहां से पशुपति की मुहर मिली है। यहां से विशाल अन्नागार मिला है। ठीक है। यहां से कुओं के अवशेष भी यहीं से मिले हैं। कुओं के अवशेष। ठीक है। आगे चलें। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया?
केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली। तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित हुआ। ठीक है। और राज्यों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लागू किया गया था। ठीक है। 1909 इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। क्या है? मार्ले मिंटो सुधार। यह सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से संबंधित था। किससे संबंधित था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से। ठीक है, आगे चलें। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। किसके लिए? भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। ठीक है, इससे ये 9 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था और अगस्त में शुरू होने के कारण इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति। ठीक है, और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, अब भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लिन लिथगो था। कौन था? लिन लिथगो। ठीक है, लिन लिथगो था। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन अप्रैल 1930 में शुरू हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन ये 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, आगे चलें। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा राजा महेंद्र प्रताप। कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। राजा कुंवर सिंह, इन्होंने बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, नाना साहब, ये कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, आगे चलें। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एटली। कौन था? क्लेमेंट एटली। कौन था? क्लेमेंट एटली। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो माउंट बेटन। कौन था? माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, आगे चलें। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन कौन से हैं? तो देखिए, सूर्य के बाद है बुध, बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद है अपनी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है मंगल, मंगल के बाद क्या है? मंगल के बाद है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच पूछा है तो कौन से है? बुध और शुक्र। क्या हो जाएगा? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र हमारे सौर मंडल में ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, जिनका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती हैं? किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य से नहीं मिलती हैं, भूटान देश से के साथ नहीं मिलती हैं? तो देखिए, भूटान, ये भूटान है, भूटान के पश्चिम में सिक्किम है, भूटान के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है और भूटान के दक्षिण में आधे हिस्से पे असम है और आधे हिस्से पे वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो देखिए, सिक्किम हो गया पश्चिम में, अरुणाचल प्रदेश हो गया भूटान के पूरब में, पश्चिम बंगाल हो गया दक्षिण में, तो मेघालय यहाँ पे भूटान के साथ सीमाएं साझा नहीं करता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे चलें। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अरावली। अरावली विश्व की प्राचीनतम श्रेणियों में से एक है, प्राचीनतम श्रेणियों में से एक है। अरावली किस राज्य में है? राजस्थान में, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में, ये इतने राज्यों में फैला हुआ है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर, 1722 मीटर ऊंची है। ठीक है,
आगे चलें। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों के मेल को बांग्लादेश में मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघना। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र को, दोनों नदियों के मेल को मेघना कहा जाता है। ठीक है, दोनों नदियों की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। आगे चलें। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। शिव समुद्रम विद्युत परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में। शिव समुद्रम विद्युत परियोजना ये कावेरी नदी पे है, कल ही बताया था, कावेरी नदी पे है और कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, आगे चलें। किसी देश का जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है तो प्रति व्यक्ति आय से। किसी देश का जीवन स्तर कैसे प्रतिबिंबित होता है? तो प्रति व्यक्ति आय से। आगे चलें। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुई थी। यह 3 चरणों में लागू किया गया था। कितने चरणों में? 3 चरणों में। पहला चरण इसका कब लागू हुआ था? पहला चरण 1970 से लेके 1980 तक शुरू हुआ था। दूसरा चरण 1980 से लेके 1985 तक। और तीसरा चरण कब शुरू हुआ था? तो 1985 से लेके 1996 तक। ठीक है, आगे चलें। बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? तो ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि सकल राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को क्या कहा जाता है? यदि सकल राजकोषीय घाटे में सकल राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को क्या कहते हैं? तो सकल प्राथमिक घाटा। क्या कहते हैं? सकल प्राथमिक घाटा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन का पिता किसे कहा जाता है? तो आर्थिक नियोजन का पिता एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। किसको? एम विश्वेश्वरैया को। 21वां नंबर क्वेश्चन। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका किसके हाथ में है? तो ये मंत्रिपरिषद के हाथ में। ठीक है, और संवैधानिक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन ये संवैधानिक प्रधान होता है, संवैधानिक कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन वास्तविक कौन होता है? तो मंत्रिमंडल। आगे चलें। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायालय का उल्लेख है? संघीय न्यायालय का उल्लेख है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भाग 5। भाग 5 किससे संबंधित है? संघ से संबंधित है। अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक इसका उल्लेख है। भाग 2 ये नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। भाग 3 ये मौलिक अधिकार से है। किससे? मौलिक अधिकार से संबंधित है। यह है 12 से लेके 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। ये नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। किसे? नीति निर्देशक सिद्धांत से। यह है 36 से लेके अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। ठीक है, आगे चलें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 335, अनुच्छेद 335। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो अपने प्यारे भारत का। किसका? अपने भारत का। आगे चलें। जिलाधीश प्रशासन की धुरी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। किसका? अटल बिहारी वाजपेयी जी का। आगे चलते हैं। क्यूसेक किसके मापन की इकाई है? तो जल के बहाव की इकाई है। किसकी? जल के बहाव की इकाई है। आगे चलें। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? तो यह
केवल आर्द्रता एवं तापमान को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? केवल आर्द्रता एवं तापमान को। ठीक है, आगे चलें। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस होती है नाइट्रोजन। कौन सी होती है? नाइट्रोजन। आगे चलते हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स होता है मृदा विहीन पादप संवर्धन। बिना मिट्टी के पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन। आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है ज्ञान होना। क्या होना? ज्ञान होना। जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द होता है प्रत्यक्ष। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो ये चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा के लिए। किसके? चिदम्बरा के लिए। 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, चिदम्बरा के लिए। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, व्याल होता है, सर्प होता है, पन्नग होता है, लेकिन गरुड़ भुजंग का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, आगे चलें। आवृत्ति शब्द का विलोम क्या होता है? तो आवृत्ति शब्द का विलोम होता है अनावृत्ति। क्या होता है? अनावृत्ति। ठीक है, आगे चलें। 51। आईआईटी मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो ये चुना है स्मृति मंधाना को। किसको? स्मृति मंधाना को। ठीक है, आगे चलें। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अजय प्रकाश साहनी को। किसे? अजय प्रकाश साहनी को। गांधी टोपी गवर्नर नामक पुस्तक विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा वेंकैया नायडू के द्वारा। ठीक है, आगे चलें। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केरल। ठीक है, केरल। आगे चलते हैं। राजनीतिक गतिरोध के चलते निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोफ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सूडान। ठीक है, सूडान। आगे चलते हैं। 22 अगस्त 2021 को किस राज्य ने पहला एल्कोहल म्यूजिक खोला? किस राज्य ने पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला? एल्कोहल म्यूजियम खोला तो ये गोवा ने खोला है। किसने? गोवा ने। ठीक है, आगे चलते हैं। 28 सितंबर 2021 को बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम किस देश ने रखा? तो ये पाकिस्तान ने रखा। किसने? पाकिस्तान ने। हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया गया। कब? 30 मई को। आगे चलते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने नए अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर की आधारशिला कहां रखी? तो ये अहमदाबाद में। कहां? अहमदाबाद में। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहां पे है? भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहां पे है? तो बिहार में। कहां पे? बिहार में। आगे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो ये बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। 4096 किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद चीन के साथ करता है, फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ करता है, फिर उसके बाद नेपाल के साथ करता है। ठीक है, आगे चलो। टेंगे। टेंगे जिस देश की मुद्रा है उस देश की राजधानी क्या है? क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो। टेंगे जिस देश की मुद्रा है उस देश की राजधानी क्या है? मतलब टेंगे की कहाँ की मुद्रा है, फिर उस देश की राजधानी पूछ रहा है। तो टेंगे कजाकिस्तान की मुद्रा है। कहाँ की? कजाकिस्तान की।
और कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। क्या है? नूर सुल्तान। ठीक है। जेरूसलम इजराइल की है, जेरूसलम इजराइल की राजधानी है। दोहा कहाँ की राजधानी है? ये कतर की राजधानी है। काहिरा मिस्र की राजधानी है। कहाँ की? मिस्र की। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र भारत का प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई? तो 13 मई 1952 को। कब? 13 मई 1952 को। आगे चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन। आईएमएफ आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? तो ये होता है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड या इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है इस समय? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। इसका अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। आगे चलते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो मधुबनी शैली ये बिहार में प्रचलित है। 67। भारत के किस राज्य में गुप्त काल के मंदिर अच्छी आकृति में पाए जाते हैं? गुप्त काल के मंदिर अच्छी आकृति में कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे चलें। 69। आगा खां कब का संबंध किससे है? तो आगा खां कब का संबंध हाकी से है। किससे? हाकी से। लास्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के साथ वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, यह हरित गृह प्रभाव है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।